हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए पेपर पर आधारित दमदार प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप भी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी लगभग पूरी कर चुके हैं, जो आपने अभी तक एसएससी एमटीएस हवलदार शिफ्ट के लिए प्रश्नों को पढ़ा है, ये बिल्कुल अलग प्रश्न होने वाले हैं। ये वो प्रश्न होने वाले जो आपकी शिफ्ट में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। तो साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेपर में टोटल 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन साथ ही आज की इस क्लास में वही 60 प्रश्न हम आप सभी को करा दे रहे हैं जो आपकी शिफ्ट में डिट्टू यही सब सवाल देखने को मिलेगा। मेरा मानना है साथी, यदि आप इन 60 सवाल को तैयार कर लेते हैं तो आपकी शिफ्ट में लगभग यहाँ से मान के चलिए 10 से 20 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल सकता है। तो ये क्लास आपकी तैयारी पर भारी पड़ेगा और आपकी परीक्षा यानी आपकी शिफ्ट पर यह पूरी तरीके से भारी पड़ने वाला है। ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है 1 महीने पहले। तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन को आप काफी अच्छी तरीके से तैयार करिए और अपने एग्जाम को पास करिए। तो टारगेट लगभग साथ ही आप 45 प्रश्नों का रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा से पहले सारे प्रश्नों को काफी अच्छी तरीके से घोल कर पी लेना है आप सभी को, और अभी तुरंत सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना है। ओके साथी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:30 पर। ओके साथी, एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे, 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? बताइए साथी, 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो साथी याद रखिएगा, भाग 4A में शामिल किया गया था। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु यानी कैपिटल गुड की विशेषता में से एक है? बताइए साथी, इनमें से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं की विशेषता में से एक है? तो साथी याद रखिएगा, वे टिकाऊ होती है। तो यहां से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? बताइए साथी, कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र यानी साथी नालंदा डांस रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी, तो यह भारत के किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? तो याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम की कलाकार थी। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और ये किस महीने में जाकर समाप्त होती है? बताइए साथी, कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाती है और यह किस महीने में जाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो जाती है? तो सर जी मार्च और अप्रैल में समाप्त हो जाती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? बताइए साथी, टमाटर का लाल रंग ये किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण जो टमाटर का रंग होता है वो लाल होता है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। संजना बथुला ये किस खेल से जुड़ी हैं? बताइए, संजना बथुला ये किस खेल से जुड़ी हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, रोलर स्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। ओके, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही जो आपका परसों यानी जो डायमंड लीग हुआ था उसमें नीरज चोपड़ा 2nd पोजीशन पे आए हैं। चीन का कोई प्लेयर है जो कि पहला पोजीशन हासिल किया है, याद रखिएगा साथी। ओके, करंट अफेयर के भी सवाल आप सभी से पूछे जाएंगे पेपर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो सर जी चंद्रगुप्त मौर्य था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को। मध्यकालीन भारत वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? बताइए साथी, मध्यकालीन भारत वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है? तो सर जी पच्चीकारी एक दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना, यह क्या है भाई? पच्चीकारी है।
तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? बताइए साथी, भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती हैं? तो सर जी यह उत्तरी में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जो साक्षरता दर थी वो बिल्कुल मिनिमम थी? तो साथी याद रखिएगा दादरा और नगर हवेली की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम है? बताइए साथी, पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम क्या है? यानी साथी सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, घटता क्रम पूछा है। तो सर जी देखिए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा साथी? भारत रत्न तो है नहीं साथी, इसका मतलब कौन हो जाएगा? पहले पद्म विभूषण, फिर भी साथी पद्म भूषण, लास्ट में आपका पद्मश्री। पहले भारत रत्न, फिर में साथी पद्म विभूषण, फिर आपका पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? बताइए साथी, किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा संगम राजवंश की स्थापना की थी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए साथी, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो साथी याद रखिएगा NaHCO3 है। ऑप्शन सी का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? बताइए साथी, हल्दी में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? तो याद रखिएगा करक्यूमिन मौजूद होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? बताइए साथी, किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो साथी याद रखिएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम से शुरुआत हो गई थी। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? बताइए साथी, भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? तो सर जी टोटल 7 देश करते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। लोसर यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 9 वर्ष की शुरुआत के प्रतीक रूप में मनाया जाता है? बताइए साथी, लोसर यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 9 वर्ष की शुरुआत के प्रतीक रूप में मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा लद्दाख में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए, इंदौर घराने की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो सर जी उस्ताद आमिर खान ने की थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग यानी एबोलिश कर दिया था? बताइए साथी, पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया था? तो सर जी 1 जनवरी 1970 को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? बताइए साथी, कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो सर जी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी साहब हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। केया मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से ये किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? बताइए साथी,
के.एम. मुंशी का जो ऐतिहासिक उपन्यास था द ग्लोरी ऑफ पाटन, ये मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? तो साथ ही याद रखिएगा गुजराती भाषा में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जिन्हें भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया था, जेल में 63 दिनों की भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे? बताइए साथी, वह कौन क्रांतिकारी थे जिन्हें भाई भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया था और जेल में 63 दिन रखे थे, इनके कारण भूख हड़ताल हो गया था तो वो शहीद हो गए थे? तो सर जी वो तो जतीन्द्र नाथ दास थे। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। 2000 से लेकर 2001 में पेश किए गए कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। ये कौन से योजना में है भाई? बताइए। 2001 में पेश किए गए कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। तो सर जी ये आपका प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बताइए, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो सर जी बाणभट्ट साहब थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताइए साथी, कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताइए वो कौन सा है? तो सर जी छऊ है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, लास्ट में स्कोर करिएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया तो मेरे दोस्त नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। देखिए आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर ये किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है? बताइए साथी, ये जो आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर ये किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम की है। ऑप्शन सी का हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन कौन करता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा न तो कठोर और न ही लचीला, यही भारतीय संविधान का प्रकृति का सही वर्णन करता है। ऑप्शन भी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों में बाहर रखा गया यानी एक्सक्लूडेड है? बताइए साथी, कौन सा वास्तुशिल्प तत्व सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण स्थलों में बाहर रखा गया है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा लौह स्लैब को बाहर रखा गया है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। किस कोशिकांग में राइबोसोमल आरएनए होता है और वह राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है? बताइए साथी, किस कोशिकांग में राइबोसोमल आरएनए होता है और वह राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया भी में शामिल होता है? तो वह सर जी केंद्रिका है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? बताइए, बथुकम्मा ये त्यौहार है जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए ये तेलंगाना से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? बताइए साथी, 1928 में किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? तो सर जी मोतीलाल नेहरू साहब ने लिखा था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है?
बताइए राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तो साथ ही याद रखिएगा तानसेन से है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। पटकाई पहाड़ियाँ ये किन पर्वतों का भाग है? बताइए साथी पटकाई पहाड़ियाँ ये किस पर्वतों का भाग है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पूर्वांचल पर्वतों का भाग है पटकाई हिल्स। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था और जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी? बताइए साथी 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था और जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी? तो सर जी वो केरल राज्य है, आप जानते हैं सर जी। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन के शासक के कारण निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई? बताइए साथी एक पूर्ण निरंकुश शासक के रूप में बलबन के शासन के कारण कौन सी घटना घटित हुई? तो साथी याद रखिएगा चालीसा का विनाश हो गया था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? तो इनमें से कौन सा बांध दामोदर घाटी निगम का हिस्सा है? तो साथी याद रखिएगा मैथन बांध है। तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 37 को। शब्द फ्रूट फॉल्ट ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए साथी जो शब्द फ्रूट फॉल्ट है ये किस खेल से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई अगला सवाल कॉल कर दिए क्वेश्चन नंबर 38 को। अनुच्छेद 181 के अनुसार जब किसको पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो तो उस समय वह अध्यक्षता नहीं कर सकता? बताइए साथी किसको पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में विचाराधीन हो उस टाइम वह अध्यक्षता नहीं कर सकता अनुच्छेद 181 के अनुसार? तो सर जी याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष को। ओके ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। अनुच्छेद 74 फर्स्ट के अनुसार मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख कौन होता है? बताइए अनुच्छेद 74 फर्स्ट के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख कौन होता है? तो भाई याद रखिएगा प्रधानमंत्री साहब होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? तो इनमें से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? तो सर जी बिहू है जो कि असम राज्य का है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैसे सत्रिया साथी आपका असम है तो आप सभी को बताना है। चलिए साथी हम कमेंट में आप सभी से पूछ रहे हैं कि भरतनाट्यम क्या केरल से है, केरल से है या साथी तमिलनाडु से है? बताइए। चलिए भाई ये सवाल आपके लिए होने वाला है। भरतनाट्यम का केरल से या तमिलनाडु या मोहिनीअट्टम केरल से या तमिलनाडु से? कमेंट करके बताइए साथी, फटाफट बताइए साथी। ओके या साथी कर्नाटक? चलिए एक और ऑप्शन ले लीजिए कर्नाटक भी। चलिए कमेंट करके बताइए भाई सभी साथी। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? बताइए 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों पर कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो सर जी यह तो 40 के। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 42 को। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र H2SO4 वाला यौगिक है? रासायनिक सूत्र H2SO4 वाला यौगिक कौन सा है? तो सर जी सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित में से फसल ऋतु और संबंधित के गलत युग्म की पहचान करिए। चलिए साथी जैसे साथी रबी आपका ठंडी के समय होता तो गेहूं बिल्कुल ठीक है। रबी साथी धान के समय यानी आपका गेहूं धान जो होता है वो भी ठंडी के समय भी होता है और गर्मी के समय दोनों होता है, क्योंकि साथी इस टाइम भी धान लग चुका है। अब वह जाकर आपका ठंडी में
कटेगा, है ना। खरीफ, खरीफ लेकिन आपका 1 सेकंड साथी, खरीफ जो है तो आपका सोयाबीन बिल्कुल ठीक है, खरीफ भी ज्वार का समय। लेकिन साथी जो रबी है, ये रबी तो हमने आपको बताया कि ठंडी के समय, लेकिन धान तो साथी ये गर्मी का होता है, ये वर्षा ऋतु का है। धान तो भाई वर्षा ऋतु का है, जब ये वर्षा होता है तभी लगता है। आपने देखा होगा साथी अधिक से अधिक पानी चाहिए होता है धान की खेती को। तो ये खरीफ फसल का, धान किस समय का है, ये खरीफ फसल का है। ओके साथी, याद रखिएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को। स्वतंत्रता के बाद के पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस नगर में की गई थी? बताइए साथी, स्वतंत्रता के बाद के पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस नगर में की गई थी? तो सर जी लखनऊ में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाना जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग से संबंधित था? बताइए साथी, अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान के नाम से जाना जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के किस भाग से संबंधित था? तो भाई याद रखिए वित्त से संबंधित था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को हल करिए। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? भाई आप जानते हैं एसएससी एमटीएस में कभी करंट अफेयर के सवाल नए नहीं पूछे जाएंगे आप सभी से, सारे सवाल आपके पुराने ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए करंट अफेयर के सवाल साथ ही कुछ हम 2024 के भी साथ में लेकर चलेंगे, कुछ 2022 2023 के डाटा लेक को। ओके, तो बताइए ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को। आर मुथु कन्नमल जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वह एक कौन से नर्तकी हैं? बताइए साथी, आर मुथु कन्नमल जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वह एक कौन नर्तकी हैं? तो साथी याद रखिएगा सादिर नर्तकी हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। ज्योतिबा फूले किस राज्य से संबंधित थे? ज्योतिबा फूले किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो सर जी महाराष्ट्र से। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए, जो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है मैला आंचल ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिए फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है, यानी साथी कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक पार्ट नहीं है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कर राजस्व नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। प्राचीन संस्कृति ग्रंथों को पढ़ाने के लिए वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए साथी, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को पढ़ाने के लिए वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा बनारस शहर में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा बांधवगढ़ जो कि साथी एमपी में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। किसमें गणेश रथ बेहतरीन अखंड यानी मोनोलिथिक मंदिरों में से एक है? इनमें से गणेश रथ बेहतरीन अखंड यानी मोनोलिथिक मंदिरों में से एक हैं। तो साथ ही याद रखिएगा महाबलीपुरम में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54 को। हिंदू मंदिर हिंगलाज माता और कटासराज भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? बताइए साथी, जो हिंदू मंदिर है हिंगलाज माता और कटासराज भारत के किस पड़ोसी देश में यह स्थित है? बताइए साथी, कटासराज तो आपको मालूम होगा पाकिस्तान में स्थित है, इसका मतलब साथी हिंगलाज माता मंदिर भी आपका पाकिस्तान में स्थित होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत अंतराल 8.311 मिनट है। यहाँ मिनट किसको इंगित करता है बताइए साथी। तो प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत जो अंतराल है ना वो 8.311 मिनट है, लेकिन यहाँ पे मिनट किसको इंगित करता है? दूरी को, वेग को, समय को या चाल को? तो सर जी दूरी को। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था बताइए साथी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सर जी यह तो 1985 में स्टार्ट किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है बताइए साथी। जो पुस्तक है अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा NR नारायण मूर्ति साहब हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी बताइए साथी। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो साथी याद रखिएगा रिसरा में की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। पंडित राजेंद्र गंगाना भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं बताइए साथी। जो पंडित राजेंद्र गंगाना है ये भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? तो सर ये तो कथक नृत्य से जुड़े हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन आप सभी साथी हल करेंगे। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है बताइए साथी। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो साथी याद रखिएगा कालबेलिया नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ये फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो साथी आज सुबह 8 बजे मॉडल पेपर क्लास आई थी। यदि आपने उस मॉडल पेपर को हल नहीं किया तो भाई सबसे पहले जाकर उस मॉडल पेपर को हल करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन साथी बहुत ही अच्छे लेवल कर हो रहे हैं। जो आपके डिटो शिफ्ट में पूछे जाने वाले वही प्रश्न डेली हो रही है भाई, तो वो क्लास आप जरूर देख कर आइए, ठीक है। और नोटिफिकेशन को ऑन करिए। 3 क्लास अब यहाँ से आप सभी क्विज डेली आएगा, क्योंकि साथी आज जानते हैं 30 तारीख हो चुका है। कल के बाद आपका सितंबर महीना स्टार्ट हो जाएगा, यानी SSC एग्ज़ामों का आगाज़ भी हो जाएगा भाई। तो अपनी तैयारी दमदार रखिए साथी। किसी प्रकार का दिक्कत किसी भी सब्जेक्ट में आती है तो एक बार साथी हमें ज़रूर बताइए, हम उसके लिए आपको लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। ओके मेरे दोस्त, तो आप ज़रूर से ज़रूर नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपने दोस्तों में सेशन को भाई दबा कर शेयर करिए। ओके तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी शाम में 6:30 पे एक और नए क्लास के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।